मोदी सरकार के 11 वर्षों की ये अद्भुत यात्रा जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रही। इन 11 वर्षों की यात्रा में देश के ऊर्जा क्षेत्र ने बेहतरीन प्रगति की है, जिसको लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विद्युत मंत्रालय की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस साल पीक पावर डिमांड 9 जून को सबसे ज्यादा 241 गीगावाट रही और वर्ष 2025-26 में इसके 270 गीगावाट तक जाने का अनुमान है, जिसे पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। मैं बात करता हूं पीक डिमांड की, क्योंकि डिमांड हमारा बेसिस है जनरेशन का, तो डिमांड जितनी होगी जनरेशन उस हिसाब से बढ़ेगी। 2013-14 में ये डिमांड 130 गीगावाट थी, क्योंकि मेगावाट में फिगर बहुत बड़ी होती है, इसलिए साधारणतया ये सारे फिगर्स गीगावाट में आएंगे। और अभी जो पीक डिमांड पिछले वर्ष 2024-25 में गई है वो 250 गीगावाट गई है, लगभग डबल। और हमने अनुमान लगाया था कि इस वर्ष का 24-25 का ये डिमांड 250 टॉप यानी गई है हमारी पीक डिमांड। 25-26 में ये डिमांड पीक डिमांड जा सकती है 270। और सामान्यतः ये शुरू के वर्ष के 2-3 महीनों में ही पीक डिमांड आती है। पिछले बार की पीक डिमांड 30 मई को आई थी, तो हमारा अप्रैल निकल गया है, मई निकल गया है, जून निकल गया है, तो अभी तक जो ये पीक डिमांड कल 9 जून को हाईएस्ट पीक डिमांड गई है, क्योंकि डेली इसका मेजरमेंट होता है, तो कल हाईएस्ट 241 गीगावाट गई है। जबकि हमारा तैयारी हमारी है, मैं इसको टारगेट नहीं कह सकता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं होता, बहुत कुछ मौसम के हिसाब से होता है, तो इसलिए हमारी जो तैयारी है, अगर डिमांड 270 गीगावाट की जो एक्सपेक्टेड है वो आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसी प्रकार दूसरा एक आंकड़ा आपके सामने मैं रखूंगा कि जो एनर्जी शॉर्टेज है, क्योंकि डिमांड के बाद सप्लाई और शॉर्टेज 2013 में 4.2% ये शॉर्टेज रह गई थी, अर्थात उतना हम पूरा नहीं कर पाते थे जितनी डिमांड होती थी। पिछले वर्ष जब पीक डिमांड हुई थी उस समय ये कमी रह गई थी 0.1%, अर्थात 1000 में से 0.1% इतनी ही कमी रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने के आंकड़े बताते हैं, अप्रैल और मई, ये हमारी डिमांड और जो सप्लाई है उसका गैप 0 हो गया है, अर्थात अब हम सफिशिएंसी की ओर बढ़ गए हैं कि आज जितनी डिमांड आती है उतनी हम पावर सप्लाई कर पाते हैं। देयर इज नो शॉर्टेज ऑनवर्ड्स एज आई सी। वहीं उन्होंने बताया कि बीते 11 वर्षों में भारत ने नॉन फॉसिल यानी रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुझे आशा है और ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस वर्ष के अंत तक देश की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नॉन फॉसिल स्रोतों की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो जाएगी, जो कार्बन इमिशंस कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। जो हमारी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 2013-14 में 249 गीगावाट थी, जो कि हमने इसको टारगेट किया और उसको पूरा कर लिया है। वो 475 गीगावाट 2024-25 में इस कैपेसिटी को हमने पूरा किया है, जो आने वाले समय में 526, इस वर्ष के अंत में ये 526 गीगावाट हम पूरी करेंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। इसमें भी फॉसिल का जो हमारा 475 में फॉसिल का टारगेट है, अब 475 की बजाय रादर 472 है, क्योंकि एक हमारा जो प्लांट है कोल का और गैस का, दोनों लंबे समय से बंद थे, उनको हमने परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया है कि वो बंद रहेंगे, तो इसलिए हमारी जनरेशन कैपेसिटी लगभग 2.5 गीगावाट कम होकर के 472 हुई है, और जिसमें फॉसिल की 240 है और नॉन फॉसिल की 232 है, अर्थात नॉन फॉसिल और फॉसिल का जो परसेंटेज है वो 52-48 ये परसेंटेज है। और बहुत निकट भविष्य में
हम 50 के पार नॉन फॉसिल यानी रिन्यूएबल एनर्जी हम 50 के पार पहुंचने वाले हैं। और मुझे आशा है कि हम इस वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर 25 तक हम नॉन फॉसिल से आगे बढ़ जाएगी 50% से आगे, जो एक अच्छा गुड साइन है टुवर्ड्स डिमिनिशिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और इसी में एक चीज़ और जो मुझे जोड़नी है कि अगर दुनिया भर के देशों में कंपेयर करते हैं तो हम जो G20 के देश हैं उसमें हम 11 देश हमसे आगे हैं, नॉन फॉसिल में हम 12वें नंबर पर हैं G20 में। और बहुत जल्दी हम उनको कवर करने के लिए, हालांकि बहुत बड़ा गैप है, कुछ देश तो ऐसे हैं जो 85-88% RE का उपयोग करते हैं, केवल 12-15% ही उनके यहाँ फॉसिल का उपयोग होता है। उस पर तो पहुंचना बड़ा कठिन है अभी, लेकिन 50% से पार करने का टारगेट जो मैंने बताया वो हमारा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2013-14 में जहां भारत बिजली आयात करता था, वहीं 2023-24 में भारत बिजली का निर्यात करने वाला देश बन गया है। 2013-14 में हम पावर को इंपोर्ट करते थे 3267 मेगावाट पावर, ये हमने 13-14 में इंपोर्ट की है नेट में। और जबकि 2023-24 में हम एक्सपोर्ट करने वाले हो गए 4665 मेगावाट हमने एक्सपोर्ट किया है। अर्थात हम एक प्रकार से सरप्लस तो हो ही गए अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के भी आगे रास्ते हमारे लिए खुले हैं। जहाँ तक बिजली सप्लाई का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का विषय है, रूरल पावर में पावर सप्लाई बहुत अच्छी हमारी बढ़ी है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। 2013 में 12.5 घंटे और पावर सप्लाई हम रूरल इलाके में देते थे आउट ऑफ 24 आवर्स, जबकि अब 22.6 घंटे यानी 22 घंटे 36 मिनट हम पावर ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई करते हैं, जबकि शहरों में यही 23 घंटे और 24 मिनट 23.4 आवर्स ये हम सप्लाई करते हैं। टेक्निकल कारणों से ये जो 36 मिनट का गैप रह जाता है, तो ये तो सामान्यतया टेक्निकल कारणों से सब जगह ही ये रहता है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों के दौरान 2 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की गई। ट्रांसमिशन की बात करता हूं तो ट्रांसमिशन में हम लोगों ने जो 2013-14 में लाइनें हमारी 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर थी, 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर, वो बढ़कर के 24-25 में 4.94 लाख सर्किट किलोमीटर हो गए। अर्थात 2 लाख से भी ज़्यादा सर्किट किलोमीटर लाइनें ट्रांसमिशन की हमारी ये बढ़ी हैं इन 11 वर्षों में। डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ तक विषय है, डिस्ट्रीब्यूशन के इसको हम इस नाते से आंक सकते हैं कि जिसके लॉसेज हैं, ये लॉसेज 13-14 में 22.62% थे कुल मिला के नेशनल एवरेज, और अभी ये एवरेज 16.12% ये नेशनल एवरेज हमारा जो AT&C लॉसेज ये हो रहा है। और जो हमारा रेवेन्यू गैप रह जाता था, ACS और ARR का जो गैप है, जिसको हम रियलाइज नहीं करते थे ओनली बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ हमारे टैरिफ ऑर्डर जो होते थे उसके कारण से, वो 78 पैसे पर यूनिट ये हमारा उस समय गैप होता था 13-14 में, जो अब घट करके 24-25 में मात्र 10 पैसे पर यूनिट ये गैप रह गया है। इसमें भी एफिशिएंसी ये हमारी बढ़ी है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बिजली की बचत के लिए एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसके तहत एसी का टेम्परेचर न्यूनतम 20 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री तक सीमित रहता है। टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है, इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा
अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड हैं। और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी 20 लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पावर सेक्टर में साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए साइबर हमले की कोशिश को हमारे मजबूत सिस्टम ने विफल किया और सुरक्षा सुनिश्चित की। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय पावर डिपार्टमेंट में आ गया है। साइबर सिक्योरिटी का पावर सेक्टर में हर लेवल पर, चाहे जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे हमारे ट्रांसमिशन के हों या हमारे डिस्कॉम्स के हों, उन सभी प्रोजेक्ट्स में हर प्रकार से सावधानी बरतने के लिए साइबर सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है इसको मजबूत कर रहे हैं। और इसमें भी खास करके जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं जिन जिन प्रोजेक्ट्स में लगती हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी शरारत करके किसी प्रकार का साइबर अटैक वो कर सकता है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत बड़ी संख्या में और हमारे सारे सिस्टम पर अटैक हुए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा मजबूत है कि हर एक अटैक को हमने उसको काउंटर किया है और किसी प्रकार को कोई नुकसान होने की बात ये न आई है, न कभी आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने के लक्ष्य की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्षता के माध्यम से हम आने वाले समय की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।